अगर नारी लक्ष्मी का रूप है तो नर भी तो नारायण का रूप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की पे ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़के पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। कहीं ना कहीं लगता है कि लॉज में लूप होल्स तो हैं जिनका फ़ायदा सच में उठाया जा रहा है। आप मर्डर के चार्जेस लगाए आपने, अननेचुरल सेक्स के चार्जेस लगाए आपने, सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए आपने। हस्बैंड वाइफ के बीच में कौन सी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई? अगर वो पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं आज मेरे सामने बैठेंगे तो मैं पूछूंगी उनसे, बताइए आपने कैसे लगाए? उनके पास जवाब नहीं होगा इस चीज़ का। इसमें अतुल कुछ कर सकते थे, वो सिर्फ वो यही है कि वो डिवोर्स फाइल कर सकते थे, इसके अलावा उनके पास कोई हाथ में ऑप्शन नहीं था। देखिए कनिका जी, जो अतुल की वाइफ है उन्होंने पहले तो अपने बच्चे के लिए पालन पोषण के लिए 40,000 रुपये मांगे, उसके बाद मेंटेनेंस बढ़ाकर 1 करोड़ मांगा, फिर उसके बाद 3 करोड़ मांगा। तो क्या मुंह खोलकर कितने भी रुपए मांग सकते हैं ऐसे अपने हस्बैंड से? अब लड़कियां मांगती है 3 करोड़ 4 करोड़, जबकि उनका लाइफस्टाइल होगा नहीं इतना, बट वो मांगती है ऐसे कि मुझे मर्सिडीज मिल जाए, बट ऐसा होगा नहीं। महिला किसी व्यक्ति पर झूठे रेप का आरोप लगाती है, बाद में वो सिद्ध नहीं हो पाता, तो उस महिला पर क्या कार्रवाई होती है? बहुत दुखद है कि लड़का कुछ नहीं कर सकता। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। यदि आज मेरे बेटा की जगह कोई लड़की बिना नोट लिखे, कोई सुसाइड नोट लिखे, कोई वीडियो बिना लिखे हुए यदि ऐसा करती, आज मेरा पूरा परिवार जेल में होता। अपनों को सजाकर जो बाहर घर के ढोता है, जिम्मेदारियों के समंदर में गहरा लगाता गोता है, चेहरे पर लंबी मुस्कान लिए दिल के अंदर रोता है, जिसे कहती है पत्थर दुनिया, वो असल में दीवार होता है। मर्द है ना वो, उसकी कौन ही सुनता है, लेकिन हाँ, मर्द को भी दर्द होता है। ये लाइनें आज इसलिए क्योंकि महिलाओं की आवाज तो हम सभी रोज उठाते हैं, लेकिन मर्दों का क्या? ये सवाल कभी आपने खुद से किया है? अतुल सुभाष बेंगलुरु में एआई इंजीनियर ने अपने पत्नी की झूठे मुकदमेबाजी, घरेलू कलह और ससुराल पक्ष के उत्पीड़न के चलते अपनी जान दे दी। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा समाज घरेलू हिंसा और महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ जागरूक तो है, लेकिन पुरुषों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न पर सबका मुंह बंद हो जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का कि अतुल ने अपनी जान गंवाने के बाद भी देश की न्यायपालिका से इंसाफ की उम्मीद नहीं रखी। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मुझे इंसाफ ना मिल सके तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। पर सवाल यह है कि अतुल को जीता जी तो कानून इंसाफ नहीं दिला पाया, लेकिन क्या उनके जाने के बाद उन्हें जस्टिस मिलेगा? #जस्टिस फॉर अतुल ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कनिका भारद्वाज जी। कनिका जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मेरी सबसे पहला सवाल अतुल केस से रिलेटेड ही है। अतुल के केस से हमें पता चलता है कि क्या महिलाओं के लिए तो हम इतनी सारी बातें करते हैं, उनके लिए क्राइम्स जब होते हैं तो उनके लिए हम पूरा कैंडल मार्च निकाल देते हैं, लेकिन क्या मेल्स के लिए कोई राइट्स हैं जो हमारे कानून में मेल्स को प्रोटेक्ट कर सकें? जी, बहुत ही क्योंकि दुखद घटना हुई। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ जितने भी सुसाइड्स हैं जो इस तरह से होते हैं वो नहीं होने चाहिए। दूसरी बात मैं कहती हूँ, जब मेन राइट्स की बात आती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेन के जो राइट्स हैं इस देश में वो बहुत कम है, या मैं बोलूँ कि ना के बराबर हैं। खासकर अगर हम मैट्रिमोनियल इश्यूज़ को देखें, क्योंकि जो सुसाइड केस है अतुल का, बैंगलोर से जो सुसाइड केस हुआ, ये स्पेसिफिकली मैट्रिमोनियल केस में आया। तो मैट्रिमोनियल केस की अगर हम बात करें तो वहाँ मेन के कोई राइट्स हैं ही नहीं, और अगर हैं तो या तो सही गाइडेंस नहीं मिलती है उनको। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेंटेनेंस लॉ है, अगर मैं मेंटेनेंस लॉ की बात करूँ, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बायस्ड रहता है। साथ में 498A की अगर मैं बात करूँ, वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड रहता है। डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की पे ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़के पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ऐसा नहीं है कि क्रूएलिटी या वायलेंस सिर्फ लड़की पे ही होती है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले जहाँ पे लड़के के साथ भी क्रूएलिटी होती है और वायलेंस होता है, और आज ऐसे केसेस हैं जहाँ लड़की लड़के के अगेंस्ट अब्यूज़ करती है, उसके इन लॉज को अब्यूज़ करती है।
ऐसे भी केसेस हैं जहाँ लड़की बहुत एग्रेसिव हो जाती है, तोड़ फोड़ करती है, मारा पीटी करती है लड़के के साथ, बट बहुत दुखद है कि लड़का कुछ नहीं कर सकता। लड़का ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकता है, ना वो और कोई राइट है उसके पास सिर्फ एक राइट है, डिवोर्स। और डिवोर्स के अलावा जो हस्बैंड है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मेन राइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक रीसेंट मैं आपको डेवलपमेंट बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब लॉज चेंज हुए थे 498A IPC से, जब BNS में आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये साफ साफ बोला था कि जो 498A का जो लॉ है ये आप इसमें चेंजेस करिए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इस सेक्शन का मिसयूज़ हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट नोज़, बट जब लेगिस्लेशन नहीं बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ज़रूरत है एक नए लेगिस्लेशन की, ज़रूरत है लॉज में अमेंडमेंट की, कि किस तरह से जो मिसयूज़ हो रहा है लॉज का उसको रोका जा सके, उसे बचाया जा सके और आगे ऐसे जो सुसाइड केसेस है वो ना हो। देखिए कनिका जी, चूँकि आप महिला हैं, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुछ महिलाएं जो हैं इस तरीके के कानून में लूप होल ढूंढ कर लड़कों को प्रताड़ित करती हैं, उनको मेंटली टॉर्चर भी करती हैं, और कई दफ़े तो वो इतना ज़्यादा होता है कि हमें इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी और इस चीज़ पर आप बीइंग अ महिला क्या सोच रखती हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं और बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जो कि बिल्कुल फॉल्स हैं, फॉल्स एलिगेशंस हैं। हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे जो वाइफ है वो ब्रदर इन लॉ पे रेप के एलिगेशंस लगा रही है। जेन्युइन केसेस में शायद हुआ हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर लड़की के साथ ही हुआ है। तो ये जो एलिगेशंस है बहुत ही कॉमन एलिगेशंस होते हैं, हर पिटिशन में आप देखोगे बहुत ही कॉमन सिमिलर एलिगेशंस हैं कि अननेचुरल सेक्स हो गया और मेरे को फोर्स किया फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, इन लॉज ने गाली गलोच की, मेरे साथ अब्यूज़ किया, क्रूएलिटी की, बहुत ही स्टीरियोटाइप जो एलिगेशंस है वही एलिगेशंस लगते रहते हैं और फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं जिनका ना कोई एविडेंस होता है, ना कोई इनका कोई डायरेक्ट एविडेंस है, ना इनडायरेक्ट एविडेंस है, ना कोई गवाह है, और केस रजिस्टर हो जाते हैं अपने आप। आपने सही कहा कि कुछ ऐसे लड़कियां हैं जो, मैं आपको ये भी बताती हूँ, कई अभी बहुत ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिनमें लड़की सिर्फ 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन मैट्रिमोनियल टाइम में रही है और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे एलिमनी दो, मेंटेनेंस दो, और केस फाइल कर देती है एंड देन वो कॉम्पनसेशन मांगती है। ऐसे भी केसेस हैं। तो सही बात है कि जो फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं, बीइंग अ महिला और बीइंग अ लॉयर ऑल्सो, और जब हमारे पास इस तरह के केसेस आते भी हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि लॉज में लूप होल्स तो हैं जिनका फ़ायदा सच में उठाया जा रहा है। अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की ही बात करूं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कहता है कि सिर्फ वुमेन केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट हस्बैंड। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि वहाँ वुमेन की जगह या तो स्पाउस आ जाए, कि हस्बैंड भी फाइल कर पाए केस डोमेस्टिक वायलेंस का लड़की के अगेंस्ट में। अगर लड़के को लगता है, हस्बैंड को लगता है कि उसके अगेंस्ट क्रूएलिटी हो रही है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो हस्बैंड के भी हैं। ये बायसनेस जो है लॉज में, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि हस्बैंड भी केसेस फाइल कर पाए अगेंस्ट द वुमेन, जो आज की डेट में नहीं है। इसी के अलावा मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ लॉ ज़रूर आना चाहिए, ऐसा कोई अमेंडमेंट होना चाहिए कि अगर लड़की ये प्रूव हो जाए कि लड़की ने गलत केस फाइल किया है, फॉल्स केस फाइल किया है, तो उसका जो रिप्रिकरेशन है या तो कोई ऐसा आए कि उसे फ़ाइन देना पड़े, कॉम्पनसेशन देना पड़े, या कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि अगर आपने गलत केस फाइल किया है तो आप अभी फॉर द टाइम बीइंग, अगर लड़की ने कोई गलत केस फाइल भी किया है तो लड़का उसके बाद भी अगर एक कोर्ट में प्रूव भी हो गया कि गलत केस फाइल हुआ है, तब भी लड़का कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक डेफेमेशन का केस फाइल कर सकता है, मानहानि का केस, और उसमें वो सिर्फ कॉम्पनसेशन मांग सकता है कि आपने जो है मेरी सोसाइटी में छवि ख़राब करने की कोशिश की, मेरे को डिफेम करने का आपने अटेम्प्ट किया, तो आप मुझे कॉम्पनसेशन दीजिए, दैट इज़ इट। इसके अलावा लड़का कुछ नहीं कर सकता। तो चेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं लॉ में। जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन की जगह आप स्पाउस लिख दीजिए, सिर्फ इतना करना है। तो इससे क्या होगा कि जो हस्बैंड्स हैं जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या क्रूएलिटी हुई है, वो भी केस फाइल कर पाएंगे। जब वो भी केस फाइल करेंगे तो एक इक्वल तरह से, एक फेयर तरह से जो केस का ट्रायल चलेगा। अगर लड़की की गलती हुई तो लड़की पे फ़ाइन या इम्प्रिजनमेंट हो, लड़के की गलती हुई तो लड़के पे फ़ाइन या इम्प्रिजनमेंट हो। बट ये जो वन साइडेड लॉ है,
ये प्रॉब्लमैटिक है, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन, सोसाइटी में वो ह्यूमिलेट होता है, डिफेम होता है, इन सब चीज़ों का बर्डन हमेशा लड़के पे रहता है। और आई थिंक जिसकी वजह से जो अतुल है वो नहीं झेल पाए इन सब चीज़ों को, वो स्ट्रेस्ड हुए, जिसकी वजह से सुसाइड हुआ। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब हमें सोचना चाहिए कि मेन के राइट्स के बारे में भी बात हो। बट मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन के राइट्स की वजह से जो एक्चुअली में जेन्युइन लड़कियों के केसेस हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ आज भी हर तीसरे चौथे घर में इस देश में डोमेस्टिक वायलेंस है, डॉरी है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखिए, वहाँ पे शायद कम हो, लेकिन रूरल एरियाज़ में आज भी ये चीज़ें हैं। आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ पे तो चाइल्ड मैरिज भी है, वहाँ पे तो आज भी प्रिवेल करती है। और आप हरियाणा साइड चले जाओ, झारखंड साइड, तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पैन इंडिया सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन राइट्स करते करते हम जो वुमेन के राइट्स हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर कर दें कि एक्चुअली में जो जेन्युइन केसेस हैं वो सफ़र करें। तो ऐसा होना चाहिए। जैसे अब हम रेप केस की अगर बात करते हैं, एक जगह हम बोलते हैं कि रेप केस आज भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रेप केस ख़त्म हो गए हैं। अभी बहुत फेमस जो रेप केस हुआ, एक निर्भया वाला भी हुआ, एक बंगाल में भी हुआ, कलकत्ता में भी केस हुआ जिसके लिए सब रोड पे उतर गए। तो कि रेप केसेस बंद नहीं हुए हैं, तो जो वुमेन के अगेंस्ट जो अत्याचार है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप 498 ख़त्म कर दो, हम ये नहीं कह सकते आप डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म कर दो, हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि आज भी ये जो क्राइम है ये प्रिवेल करते हैं, ये फैक्ट है। हम ये कह सकते हैं कि आप फेयर तरह से सुनवाई करो कि लड़कों के कुछ राइट्स आ जाएं या लॉज में कुछ चेंजेस हो जाएं या एडिशंस हो जाएं, ताकि कोई लड़का भी सफ़र ना करे। खासकर 498A या फिर मेंटेनेंस लॉज जो हो गए, रेप के जो लॉज हो गए, वो सब ये सारे जो लॉज हैं, इनमें आई थिंक लड़कों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए कि बैलेंस आउट हो जाए। कनिका जी देखिए, इतनी सारी बातों के दौरान 498A सेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, और अतुल के केस के बाद जो है 498 का सेक्शन जो है IPC का, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। तो ये सेक्शन क्या कहता है, हमारे व्यूअर्स को ज़रा बता दीजिए। देखिए 498A लोगों को लगता है कि दहेज का केस है, डॉरी का केस है। पूरे सेक्शन में दहेज और डॉरी वर्ड है ही नहीं, तो ये मिथ है। मैं आपको बता दूं 498A ये बोलता है कि अगर कोई भी जो हस्बैंड है, हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं या हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, अगर वो किसी भी तरह की क्रूएलिटी करते हैं लड़की के ऊपर, इंक्लूडिंग दहेज, तो वो सारे लायबल होंगे। तो इसमें लड़का आता है, लड़के के पेरेंट्स आते हैं, लड़के के सिबलिंग्स आती हैं, लड़के के जो भी फ्रेंड्स होंगे वो भी आते हैं। तो ये सारे लोग अगर इन्होंने क्रूएलिटी की लड़की के ऊपर किसी भी तरह से, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, डॉरी हो, या उसको ह्यूमिलेट किया जाए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो कलर के बेसिस पे या उसके लाइफस्टाइल के बेसिस पे, तो ये सारी चीज़ें क्रूएलिटी में आती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हस्बैंड, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स सारे लायबल होंगे। ये सेक्शन पर्टिकुलरली कहता है, और इसमें 7 साल तक की सज़ा है, प्लस इसमें फ़ाइन भी है। तो ये कहता है 498A सेक्शन, जो कि बनाया गया था लड़कियों की सेफ्टी के लिए। जैसा मैंने अभी कहा कि आज भी डॉरी केसेस हैं, आज भी लड़कियों के साथ मारपीट, लड़कियों को फोर्स करना किसी भी चीज़ के लिए, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आज भी अगर आप किसी गांव में जाओगे तो शायद आप सुनोगे कि ब्रदर इन लॉ ने रेप कर दिया, फादर इन लॉ ने रेप कर दिया, ये चीज़ें प्रिवेलिंग हैं। तो ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये इसीलिए बनाया गया था। मैं इसका प्रोसेस भी आपको बता देती हूँ कि क्योंकि प्रोसेस से ही हमें पता चलेगा, काफ़ी सारे मिथ दूर होंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट इस तरह से करना चाहती हूँ कि कोर्ट भी ये चाहता है कि मैरिजेस बनी रहें। कोर्ट ये नहीं चाहता कि मैरिजेस टूटे, या कोर्ट ये नहीं चाहता कि कोई एक पार्टी सफ़र करे और एक पार्टी इंजॉय करे। तो इसीलिए, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट दे वांट टू मेक द मैरिज, नॉट ब्रेक द मैरिज। तो सबसे पहले जब लड़की 498A में आती है, सबसे पहले वो जाएगी CAW सेल में। CAW सेल में वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएगी। कंप्लेंट के बाद सबसे पहली चीज़ इस केस में होती है मेडिएशन। तो मेडिएशन होता है प्रॉपर, दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, दोनों को बोला जाता है कि आप ये जो मैटर है इसे यहीं रिजॉल्व कर दो, आप इस मैटर को आगे मत बढ़ाओ। अब सेटलमेंट कराने की पूरी कोशिश होती है, और ये
जो मेडिएशन है ये मैंडेटरी मेडिएशन होता है, तो कोशिश होती है कि वहीं मैटर रिजॉल्व हो जाए। जब मैटर रिजॉल्व नहीं होता तो उसके बाद फिर एफआईआर आती है, फिर एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन में भी मैं बता दूं पहले था 498, अब है 498A, तो अब हो गया है अमेंड। पहले इन केसेस में 498 के केसेस में डायरेक्ट अरेस्ट था, मतलब पुलिस जाएगी, लड़के को अरेस्ट करेगी, उसके रिलेटिव्स को भी अरेस्ट करने की पावर थी, बट ये सेक्शन जहाँ कोर्ट को लगा कि नहीं ये सेक्शन बहुत हाई लेवल पे मिसयूज़ किया जा रहा है, तो कोर्ट ने इस सेक्शन को अमेंड किया। कोर्ट ने कहा कि अब डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होंगे, तो अब 498A की जब भी एफआईआर आती है डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होते हैं। पहले एक नोटिस जाता है, 41 का नोटिस जो होता है वो जाता है। एक जजमेंट आई थी अरनेश कुमार की जजमेंट, बहुत इजीली अवेलेबल है, गूगल आप देखोगे इजीली अवेलेबल है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अरेस्ट नहीं होगा। अगर अरेस्ट करना है तो आप पहले नोटिस भेजिए, नोटिस जब आप भेजेंगे 41 का तब पार्टीज़ आएंगी, पार्टीज़ को राइट है कि वो एंटिसिपेटरी बेल अपनी पहले ही ले लें, और 498A के केसेस में बेल बहुत इजीली मिल जाती है, तो जेल का तो कोई प्रोविज़न है ही नहीं। अब 498A में तो अब अरेस्ट हो ही नहीं रहे हैं, तो इस तरह से प्रोसीजर चलता है। उसके बाद ऑब्वियसली चार्जशीट आती है, एंड देन जो भी एविडेंसेस आते हैं वो देखे जाते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स होकर केस कंक्लूड होता है। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट्स नहीं हुए, पहले अरेस्ट डायरेक्ट था, अब डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होता इन केसेस में। पहले बेल नहीं मिलती थी, अब बेल बहुत इजीली मिल जाती है ऐसे केसेस में। तो मेन राइट्स के टुवर्ड्स अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट ये बात सच है कि कहीं ना कहीं अभी भी हम चूक रहे हैं एज ए सोसाइटी, एज लेजिस्लेशन लॉज की तरफ से भी, एज पुलिस ऑफिसर्स की भी आप बात करिए, या फिर पूरा सिस्टम हम देखें, कहीं ना कहीं हम ज़रूर चूक रहे हैं कि इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। कनिका जी, अगला मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो अतुल सुभाष केस है इसमें कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, किस किस लोगों की जिम्मेदारी है यहाँ पर, और किन किन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से, और इस पूरे जो सर्कल में यहाँ पर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल लोग खड़े हैं, या फिर पुलिस की बात कर लें या फिर हम उस कोर्ट के जज की बात कर लें, तो उनके बारे में उस पूरे इन्फॉर्मेशन का ज़रा हमें एक छोटा सा कुछ बता दीजिए इस पर। जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, डेफिनेटली जब हमें पता चलेगा कि कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है तभी हम एक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बताऊं, जब 498A का केस आता है या तो कोई भी क्रिमिनल केस आता है तो पुलिस से शुरुआत होती है। तो यहाँ जब ये केस आया, आप एफआईआर देखेंगे तो पुलिस ने क्यों मर्डर के चार्जेस लगाए, क्यों उन्होंने अननेचुरल सेक्स के चार्जेस लगाए जब कोई एविडेंस ही नहीं था। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो तो पुलिस ऑफिसर्स ही है, मैं उन्हीं को मानूंगी कि वो जानबूझ के ऐसे सेक्शंस लगा देते हैं ताकि दूसरी पार्टी हैरेस हो। तो दूसरी पार्टी हैरेस होगी तभी पुलिस वालों को पैसे मिलेंगे, सीधी सीधी बात है। तो ये जो पुलिस वालों का करप्शन है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये ग्राउंड लेवल पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं रोज़ देखती हूँ ऐसी चीज़ें कि इस जानबूझ के ऐसे सेक्शंस लगाए जाते हैं और फिर वो सेक्शंस हटाने के लिए पैसे मांगे जाते हैं कि ये सेक्शंस हम चलो नहीं लगाएंगे तुम्हारे अगेंस्ट, आप इतने पैसे दे दो हमको। तो ये जो करप्शन है सबसे पहले तो ये हटना ज़रूरी है, क्योंकि हर गलती लॉ की भी नहीं है, एज अ सोसाइटी ऑल्सो जितने भी फैक्टर्स हैं वो भी कंसिडर करने चाहिए। आप मर्डर के चार्जेस लगाए आपने, अननेचुरल सेक्स के चार्जेस लगाए आपने, सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए आपने, हस्बैंड वाइफ के बीच में कौन सी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई, मैरिटल रेप अगर है तो मैरिटल रेप तो वैलिड ही नहीं है एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो तो आप लगा ही नहीं सकते। अननेचुरल सेक्स आपने लगाया, वो अब तो खैर जब BNS आ गया तो वो अब वैलिड ही नहीं है सेक्शन, बट अननेचुरल सेक्स कैसे हो गया ना, उसका कोई एविडेंस। हाँ, अगर आप 498A में मान सकते हो कि हो सकती है तो आप वही सेक्शंस लगाइए ना, जो सेक्शंस बनते हैं। आप ऐसे जानबूझ के मर्डर के सेक्शंस लगा दिए आपने, क्यों लगाए आपने ना, आपके पास कोई एविडेंस था? अगर वो पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं आज मेरे सामने बैठेंगे तो मैं पूछूंगी उनसे, बताइए आपने कैसे लगाए, उनके पास जवाब नहीं होगा इस चीज़ का। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होगी कि पुलिस ऑफिसर्स सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है इस हैरेसमेंट के। सिर्फ आप डायरेक्टली जज तक नहीं हम पहुँच सकते, हम सबसे पहले देखिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है पुलिस ऑफिसर्स। दूसरा रिस्पॉन्सिबल है जो हमारी, मैं मानती हूँ
अवेयरनेस नहीं है लोगों में। आज भी लोगों को नहीं पता कि अगर मैट्रिमोनियल केस आता है तो लड़कों को किस तरह से फ़ाइट करना है, कहाँ कहाँ जाना है, एक जो स्ट्रैटेजी बनती है किसी केस में, वो अवेयरनेस है ही नहीं। तीसरा, ये नहीं पता लोगों को कि फ्री लीगल एडवाइस भी अवेलेबल है, लीगल एड दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने फ्री में। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, आप लीगल एड में जाइए, आप पूछिए अपने राइट्स के बारे में, आप पूरी इन्फॉर्मेशन रखिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों की भी कमी है इसमें, वो अपने राइट्स को समझते नहीं हैं, अवेयरनेस लेते नहीं हैं। तो स्टार्टिंग से शुरुआत करें, पुलिस ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। दूसरा, सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल 100%। जब आपको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर कोई है जो इतना स्ट्रेस में है, तो हम ऑलरेडी उसको और जज करते हैं कि जजमेंटल हो जाते हैं, तो सोसाइटी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। थर्ड, ऑब्वियसली द लॉ इज़ रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज कोई भी लीगल रिकोर्स नहीं है इस केस में। अगर मैंने पूरी केस स्टडी की है, अगर इस केस में अतुल कुछ कर सकते थे तो सिर्फ वो यही है कि वो डिवोर्स फाइल कर सकते थे, इसके अलावा उनके पास कोई हाथ में ऑप्शन नहीं था। तो थर्ड, ऑब्वियसली जो रिस्पॉन्सिबल है वो लॉ भी रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हम शायद आज सारे यहाँ पे हैं, अपील कर रहे हैं कि मेन के राइट्स की भी बात की जाए। देखिए कनिका जी, अगला जो मेरा सवाल है वो इससे रिलेटेड है कि अब देखिए इस पूरे केस में अतुल के भाई ने अबेटमेंट टू सुसाइड का केस दर्ज किया है, तो अब इसके आगे क्या होगा ये हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी, अबेटमेंट टू सुसाइड का सेक्शन लग गया है। हालांकि मैं कंपैरिजन भी करना चाहूँगी यहाँ पे एक, क्योंकि ये जो अबेटमेंट टू सुसाइड है ये भी लड़की के केस में अलग और लड़के के केस में अलग, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी रिसेंटली हमने केस देखा जहाँ पे एक यंग पायलट थी जो लड़की थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने ना तो कोई एविडेंस छोड़ा, ना उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा, ना उन्होंने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़ी, बस उन्होंने सुसाइड कर लिया और ये प्रिज्यूम कर लिया सोसाइटी ने कि उसका बॉयफ्रेंड ही रिस्पॉन्सिबल है, और उस पर भी अबेटमेंट टू सुसाइड हैरेसमेंट के चार्जेस लगे और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो अरेस्ट हो गया इमीडिएटली। बट सेम केस अगर मैं इस केस से कंपैरिजन करूँ, क्योंकि यहाँ पे एक लड़का है, उसने 24 पेजेस का सुसाइड नोट भी लिखा, उसने वीडियो भी पूरी प्रॉपर सबको बताया कि मैं क्यों सुसाइड कर रहा हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन कौन लोग हैं उसने वो भी बताया। लेकिन आज भी जो वाइफ है और जो उसके पेरेंट्स हैं वो खुले घूम रहे हैं, अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो ये बायसनेस क्यों? क्योंकि सिर्फ वो एक लड़का था इसलिए और ये एक लड़की है यहाँ पे, इसलिए आपने अरेस्ट नहीं किया। लेकिन दूसरे ही केस में क्योंकि लड़की ने सुसाइड किया और लड़का ऑपोजिट था तो आपने अरेस्ट कर लिया। तो ये बायसनेस भी नहीं होनी चाहिए, ये फेयर ये इनजस्टिस है और जस्टिस सबके लिए इक्वल होना चाहिए, लॉ सबके लिए इक्वल है। दूसरी चीज़ आपने मुझसे पूछी कि अब इसमें आगे क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि अब इसमें जब चार्जेस लग गए हैं इसमें भी 7 साल तक की सज़ा है अगर प्रूव हो जाता है कि अबेटमेंट टू सुसाइड ही है। और अभी इंटेरोगेशन चलेगा, उस वाइफ से पूछताछ होगी, उसकी पेरेंट्स से पूछताछ होगी, उसके फ्रेंड से जितने भी विटनेस है उनसे पूछताछ होगी। उसके बाद एक चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट में अगर ये प्रूव हो गया कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड है तो इसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी हो सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि ये कैसे प्रूव करते हैं। बट आई थिंक ये तो प्रूवन केस है, अगर हम अतुल केस की बात करें तो प्रूवन केस ही है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें इम्प्रिजनमेंट होनी ही चाहिए। देखिए कनिका जी, जो अतुल की वाइफ है उन्होंने पहले तो अपने बच्चे के लिए पालन पोषण के लिए 40,000 रुपए मांगे, उसके बाद मेंटेनेंस बढ़ाकर 1 करोड़ मांगा, फिर उसके बाद 3 करोड़ मांगा। तो क्या मुंह खोलकर कितने भी रुपए मांग सकते हैं ऐसे अपने हस्बैंड से? जी देखिए, मैं क्लियर कर दूं कि मेंटेनेंस लॉ की जब हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस लॉ पे कोई लिमिटेशन नहीं होती। ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आपको इतना ही मांगना पड़ेगा या आप इतना मांग सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है मेंटेनेंस लॉ के अंदर। मेंटेनेंस मांगी जाती है जितना वाइफ को लगता है कि मुझे इतना चाहिए, जितना मेरे लिए सफिशिएंट होगा उतना वो वाइफ मांग सकती है। अब जैसे आप अभी रिसेंटली काफ़ी सारे बड़े केसेस भी आए, हार्दिक पांड्या के केस भी आए, इन सब के वहाँ पे भी डिस्कस हुआ कि 50% जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप कितना भी अमाउंट मांग सकते हैं जो आपको लगेगी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपको वो दे देगा आंख बंद करके जो आपने मांग लिया। अगर आपने 3 करोड़ मांग लिए तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट आंख बंद करके आपको 3 करोड़ दे देगा। कोर्ट पहले देखेगा कि दोनों की क्या क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है, क्योंकि मेंटेनेंस लॉ ये कहता है कि सिर्फ मेंटेन करने के लिए पैसे देने हैं, लग्जरी उठाने के लिए नहीं देने। मेंटेनेंस लॉ कहता है कि लड़की की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लड़की के पास रोटी कपड़ा मकान भी ना हो।
अगर क्योंकि ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो लड़के हैं वो लड़कियों को घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर लड़कियों के पेरेंट्स भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो लड़की क्या करेगी, वर्किंग भी नहीं है। ऐसे जेन्युइन केसेस हैं, हालांकि मिसयूज़ हो रहा है इनका, वो अलग बात है, बट ऐसे जेन्युइन केसेस हैं कहीं ना कहीं, तो हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए कोर्ट कहती है कि लड़की को, ये कोर्ट का काम है कि बेसिक नेसेसिटीज़ लड़की को मिलती रहे, उनका एक बेसिक लाइवलीहुड जो है वो मिलता रहे, इसलिए मेंटेनेंस लॉ बनाया गया। अब लेकिन इसका मिसयूज़ हो रहा है। अब लड़कियां मांगती है 3 करोड़ 4 करोड़, जबकि उनका लाइफस्टाइल होगा नहीं इतना, बट वो मांगती है ऐसे कि मुझे मर्सिडीज़ मिल जाए, बट ऐसा होगा नहीं। कोर्ट देखती है दोनों की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, दोनों का लाइफस्टाइल क्या है, उसके बेसिस पे फिर कोर्ट जो है मेंटेनेंस ग्रांट करता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि बच्चा है या नहीं, क्योंकि बच्चे को आप अबंडन नहीं छोड़ सकते। बच्चे की स्कूल की फ़ीस है, उसकी एजुकेशन है, उसके आगे की सारी चीज़ें, तो ये पेरेंट्स की ही ड्यूटी है। कोर्ट कहता है कि पेरेंट्स नहीं अगर मेंटेन करेंगे बच्चे को तो कौन करेगा, और ये दोनों की कलेक्टिव ड्यूटी कोर्ट बताता है कि मदर की भी ड्यूटी है और फादर की भी ड्यूटी है, तो दोनों अपने अपनी ड्यूटी निभाएं। तो जहाँ पे बच्चे हैं फिर उनके मेंटेनेंस की भी बात आती है। तो कोर्ट पूरा पहले एसेस करता है, पूरा एक इनकम एफिडेविट कोर्ट में आता है, उसके बाद कोर्ट देखता है कि किसको मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए, तो देयर इज़ नो लिमिटेशन। अच्छा, अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर जो इनकम लड़के कमाते हैं उसकी सीटीसी भी देखी जाती है? जब मेंटेनेंस लॉ की बात आती है तो मेंटेनेंस देने के लिए क्या उनका जो इनकम है वो भी देखा जाता है कि उस हिसाब से फिर आप मेंटेनेंस जो है वो ग्रांट करेंगे? 100% देखा जाता है। जो हस्बैंड है वो कितना कमा रहे हैं, उनका सीटीसी क्या है वो देखा जाता है, साथ में उनके कितने एसेट्स हैं उनके नाम पे, उनका क्या लाइफस्टाइल है, वो कौन सा फ़ोन लेके घूम रहे हैं, आईफोन ले रखा है या कौन सी घड़ी पहन रखी है उन्होंने, कौन से ब्रांड के वो कपड़े पहनते हैं। क्योंकि अगर कोई भी हस्बैंड है वो LV गुची के ब्रांड यूज़ कर रहा है और वो कोर्ट में आके बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो मेंटेनेंस नहीं दे सकता, तो कोर्ट को समझ आता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ही हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ है ना, अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उनका। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो सीटीसी डेफिनेटली काउंट होता है, लाइफस्टाइल काउंट होता है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा फ़ोन है, कौन से ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बट लायबिलिटीज़ भी देखी जाती है कि लोन तो नहीं चल रहा उनके ऊपर, उनकी प्रीमियम्स कितनी जा रही हैं या मंथली इंस्टॉलमेंट्स कितनी जा रही हैं, गाड़ी का लोन चल रहा है, किस किस चीज़ का लोन चल रहा है, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। सिर्फ लड़के की ही नहीं, लड़की की भी, वाइफ की बैंक स्टेटमेंट्स आती हैं 3 साल की कोर्ट में कि क्या लड़की का लाइफस्टाइल है, लड़की वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, केपेबल नहीं है, कितनी क्वालिफाइड है, उसका क्या रहन सहन है, क्या लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें भी कंसिडर होती हैं। और फिर इन सब चीज़ों को कंसिडर करके एक जो अमाउंट है वो कोर्ट ग्रांट करती है एज अ मेंटेनेंस। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने कुछ गलत ऑर्डर पास किया है या गलत मेंटेनेंस को ऑर्डर पास किया है और आप इतना नहीं दे सकते, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, जो आई थिंक अतुल के केस में नहीं किया गया। वो पहले ही इतने डिप्रेशन में आ गए थे कि वो नहीं कर पाए, बट आप हमेशा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में एंड देन सुप्रीम कोर्ट में, तो वो ऑर्डर चैलेंजेबल होता है। तो अगर ऐसे ही कुछ केसेस हैं जिसमें महिलाएं जो हैं इसी पैटर्न पे अब इसको बिजनेस बनाकर चल रही हैं, कई महिलाएं शादी करती हैं, फिर उसके बाद उसके 6 महीने बाद 1 साल बाद डाइवोर्स ले लेती हैं, और ऐसे केसेस में उनकी जो प्रॉपर्टी है हस्बैंड की उसे हथियाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों पर जो हमारे देश का कानून है वो क्या एक्शन ले रहा है, ये भी ज़रा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि सच में ऐसा हो रहा है कि लड़कियों ने ये बिज़नेस बना लिया है कि पहले शादी करेंगे, शादी करने के बाद कुछ टाइम लड़के के साथ रहेंगे और फिर उनके एसेट्स पे क्लेम कर लेना, उनकी सैलरी पे क्लेम कर लेना, मेंटेनेंस मांग लेना, ये चीज़ें अब चल रही हैं। इसी के चलते हम कहते हैं कि मिसयूज़ हो रहे हैं लॉज के। बट लड़के के जो राइट्स हैं वो लड़के को समझना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर लड़के को लग रहा है कि उनके साथ किसी तरह की ब्लैकमेलिंग हुई है या एक्सटॉर्शन हुआ है, तो आप प्लीज़ FIR कटवाइए, एक्सटॉर्शन की FIR कटवाइए, बिकॉज ये प्योर एक्सटॉर्शन है। सबसे पहले तो आप ये करिए। दूसरा, आप पुलिस स्टेशन को ज़रूर इन्फॉर्म करते रहिए टाइम टू टाइम कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने बहुत केसेस में देखा है हस्बैंड कंप्लेंट नहीं करते, पुलिस स्टेशन जाने से बचते हैं। ये ऐसा मत करिए, आप पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हुए चलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ है। थर्डली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे इंडियन कल्चर में ना अभी प्रीनप अग्रीमेंट्स वैलिड नहीं हुए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर जगह प्रीनप अग्रीमेंट,
और वो वैलिड हैं, वो शादी से पहले ही अग्रीमेंट हो जाता है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और किसके क्या क्या राइट्स होंगे, बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी। बट इंडिया में ऐसा अभी ये जो अग्रीमेंट है ये वैलिड नहीं है। तो अगर ये प्रीनप अग्रीमेंट इंडिया में वैलिड हो जाए कि शादी से पहले ही आप डिसाइड कर लो कि किस किस के पास कौन कौन से एसेट्स जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि पहले ही जब शादी से पहले एक अग्रीमेंट बन गया, अब अगर शादी टूट भी रही है तो एटलीस्ट आप चलोगे उसी अग्रीमेंट के हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, लेकिन इंडियन कंट्रीज़ में अभी भी नहीं है। बिकॉज शायद इंडियंस थोड़ा शर्माते हैं कि हम शादी करें, अग्रीमेंट कैसे करें। तो आई थिंक ये प्रीनप अगर अग्रीमेंट्स वैलिड हो जाए इंडिया में तो दिस कैन बी अ गेम चेंजर। तो जैसा कि आपने देखा कि कनिका जी ने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन कनिका जी से मेरा एक और सवाल है और डाउरी से रिलेटेड ये सवाल है कि अगर देखिए हमारे देश में डाउरी के जो मामले हैं इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा ये भी कहता है, चूँकि हम महिलाओं का भी पक्ष रखेंगे, कि एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि हमारे देश में 8,400 महिलाएँ हर साल सुसाइड करती हैं डाउरी के चक्कर में। लेकिन उससे हटकर एक साइड ये भी है कि कई महिलाएं जो हैं शहरी इलाकों में डाउरी का जो है झूठा केस लगाती हैं, और अगर वो केस अगर साबित नहीं होता है तो जो अगर वो केस साबित हो जाता है तो मर्दों को तो सज़ा मिल जाती है, लेकिन अगर वो केस साबित नहीं होता है तो फिर क्या, फिर उसमें जो दबाव झेलता है वो आदमी, और अगर जो उसके ऊपर लांछन लगता है उसके ऊपर क्या कानून है हमारा, ये भी ज़रा बता दीजिए। उसके ऊपर देखिए, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि मेन या हस्बैंड के तो कोई राइट्स जो है इस देश में नहीं है। हस्बैंड सिर्फ इतना कर सकता है कि वो डेफेमेशन केस फाइल कर सकता है मानहानि का, इसके अलावा हस्बैंड कुछ भी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा लूप होल है, क्योंकि 498A का जो केस है वो लड़ते लड़ते सालों लग जाते हैं, जजमेंट आती है, हो सकता है 5 साल लग जाएं, 7 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं। तो लड़की, ये अगर प्रूव हो गया कि लड़की ने तो झूठा केस फाइल कर दिया, तो लड़का इसमें, उसके पास एक्चुअली में कोई राइट्स नहीं है। ऑल ही कैन डू इज़ कि वो डेफेमेशन केस फाइल करे और कॉम्पनसेशन क्लेम करे। लेकिन मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, लड़के डेफेमेशन फाइल भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना थक जाते हैं लिटिगेशन से निकलते निकलते। साथ ही में अगर एफआईआर है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर किसी लड़के के ऊपर एफआईआर है तो उसे जॉब से भी निकाल देते हैं। कई कई कंपनीज़ की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट जॉब से तो पक्का निकालेंगे ही निकालेंगे। अगर किसी भी लड़के के ऊपर कोई भी एफआईआर है तो गवर्नमेंट जॉब से तो उसको निकाल ही देंगे। प्राइवेट कंपनीज़ की अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। तो वो नौकरी से भी गया लड़का और अपनी इमेज से भी गया, मेंटल हैरेसमेंट अलग है उसको, बट ये सारी चीज़ें कहीं कंसिडर नहीं की गई हैं अभी तक लॉ में। और आई थिंक जब हम ऐसे शोज़ कर रहे हैं तो हम आवाज़ उठा रहे हैं अपनी, आई थिंक कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आएंगे इसमें। आपने एक बात कही कि काफ़ी लंबा समय लग जाता है, तो इतना जो लंबा समय लग जाता है, कई बार 10-10 साल 20-20 साल खिंच जाता है, और कई बार तो वो बाद में पता चलता है कि वो केसेस जो थे वो झूठे थे। तो ऐसे में जो 10 साल जो 20 साल उसके बर्बाद हुए हैं उसका क्या, और हमारा जो कानून है वो क्या ऐसे चेंजेस ला सकता है, हमारे देश का कानून ऐसे क्या चेंजेस ला सकता है कि ये जो चीज़ें हैं ये जल्दी निपट जाए, इन पर जल्दी कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशन मिल जाए, मर्दों को सॉल्यूशन मिल जाए इस पर। जी देखिए, जब हम बात करते हैं लॉज क्या क्या आ सकते हैं, तो मैंने बताया कि एक तो मैट्रिमोनियल लॉज की अगर बात करें तो एक तो प्रीनप अग्रीमेंट वैलिड हो जाना चाहिए कि आप शादी से पहले ही डिसाइड कर लो कि कौन कौन से एसेट्स किसके पास जाएंगे और कौन कौन से राइट्स किसके पास रहेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक गेम चेंजर होगा सारी मैरिजेज़ में, क्योंकि बहुत सारे केसेस कम हो जाएंगे। जिस तरह से लड़की बोलती है डॉहरी लिया, तो वो अग्रीमेंट में पहले ही लिखा होगा कि क्या क्या लिया है क्या क्या नहीं लिया है, तो वो झूठे एलिगेशन नहीं लगा सकती। तो जो होगा अग्रीमेंट, एक डिटेल्ड अग्रीमेंट बन जाए शादी से पहले, तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर ये प्रूफ हो जाए कि लड़की ने झूठा केस डाला है, तो इसके ऊपर कोई ऐसा लॉ ज़रूर आना चाहिए कि उसे इम्प्रिजनमेंट हो या ऐसा कुछ हो। एक सेक्शन है, सेक्शन 340 ऑफ CRPC, जिसे पर्जरी कहते हैं, कि कोर्ट में अगर किसी ने भी झूठी गवाही दी है तो उसको भी सज़ा मिल सकती है। बट पर्जरी प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो डायरेक्टली प्रूव करना पड़ता है। उसमें जा सकता है, जो मैन है वो पर्जरी में जा सकता है, डेफेमेशन लॉज में जा सकता है, बट अभी भी वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ नहीं है कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्ट। या अगर कोई लड़का जिसको क्रूएलिटी हो रही हो या मेंटल हैरेसमेंट हो रही हो तो वो क्या करेगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉ बना ही नहीं है अभी तक। तो ये जो 10 साल वेस्ट हुए, 12 साल 15 साल वेस्ट हुए,
इस पे आई थिंक कुछ आना चाहिए कि जो ये हैरेसमेंट हुई है लड़के को, इस पे अब अगर प्रूव हो गया कि लड़की ने कोई झूठा केस डाला है तो लड़की को फाइन देना पड़े या कोई कॉम्पनसेशन देना पड़े या उसको भी इम्प्रिजनमेंट हो झूठी गवाही देने के लिए, कोर्ट में झूठा केस फाइल करने के लिए। इस तरह के अगर लॉज आएंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होगा। अगर मान लीजिए कोई महिला किसी व्यक्ति पर झूठे रेप का आरोप लगाती है, बाद में वो सिद्ध नहीं हो पाता, तो उस महिला पर क्या कार्रवाई होती है और इस दौरान जो मानसिक प्रेशर वो इंसान झेलता है, इस पे क्या कोई कॉम्पनसेशन कानून देता है? ये सवाल कई व्यूअर्स का भी होगा, ये सवाल मेरा भी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कॉम्पनसेशन कोई नहीं है, मैं सीधी साफ बात बोलूँगी, कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, बट दिस इज़ एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेलिंग और थ्रेट और हैरेसमेंट। तो अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे लड़की ने झूठा रेप केस फाइल किया है और अगर इसका एविडेंस है कि वो पैसे, डेफिनेटली वो झूठा रेप केस फाइल करेगी तो वो पैसे भी मांगेगी। तो अगर इसका कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस है कि वो पैसे मांग रही है, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो कैसे भी थर्ड पर्सन के थ्रू पैसे मांग रही है, किसी के भी थ्रू पैसे मांग रही है, आप अपने पास एविडेंस रखिए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए उस चीज़ को और फिर आप सबसे पहले जाइए पुलिस स्टेशन में और एक्सटॉर्शन की एफआईआर कटवाइए, ब्लैकमेलिंग की एफआईआर कटवाइए, क्योंकि ये प्योर एक्सटॉर्शन और प्योर ब्लैकमेलिंग है। जब उसका रेप केस चलेगा, साथ ही में आपका एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का भी केस चलेगा, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होगा। बट जनरली क्या होता है, कोई एविडेंस नहीं होता लड़कों के पास ये दिखाने के लिए कि लड़की ने पैसे मांगे या मेरे साथ एक्सटॉर्शन की। तो एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब तक ये लॉज नहीं एग्जिस्टेंस में है, जब तक आपके लिए कोई लॉज नहीं आते, लड़कों के लिए कोई लॉज नहीं आते, तब तक आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, अपने पास हर चीज़ का एविडेंस रखिए, चैट्स रखिए, फोटोग्राफ्स रखिए कि लड़की ने कितने पैसे मांगे, वो किस तरह से आपको हैरेस कर रही है, आपको एब्यूज़ कर रही है, ह्यूमिलेट कर रही है, आपको किस तरह से डरा धमका रही है। ये सारे एविडेंस अपने पास अगर आप रखेंगे तो आप सेफ़ हो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको सज़ा हो जाएगी, आप सेफ़ रहोगे, दैट इज़ फॉर श्योर। हमारे देश में एक अतुल तो जिसका अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे न जाने कितने और भी अतुल होंगे। तो अगर कोई अतुल जैसी परिस्थितियों में फंस जाता है तो ऐसे में वो क्या एक्शन ले सकता है, वो क्या चीज़ें कहाँ पे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, ये भी ज़रा हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए। जी, सबसे पहले तो अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर दिया है जो आपको लगता है कि वो ऑर्डर गलत है, वो ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए था, तो आपको हैरान या निराश होने या स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा उसको चैलेंज करिए हाई कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाइए और हायर कोर्ट में दिखाइए कि किस तरह से ये जो ऑर्डर है ये गलत पास हुआ है। तो आप ऑर्डर को हमेशा रिव्यू करा सकते हो। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर नहीं होता है, इसके ऊपर हायर जजेस भी हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है। तो अगर आपको हाई कोर्ट से भी आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। और कई लोग बोलते हैं कि लिटिगेशन बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए हम नहीं जा पाते, हर कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता। तो मैं बता दूं कि फ्री लीगल एड से आपको मुफ्त लॉयर मिल सकता है। अगर आपको हाई कोर्ट में केस डालना है या सुप्रीम कोर्ट में केस डालना है, आपको लीगल एड के थ्रू फ्री लॉयर मिलेगा और वो आपका केस करेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लीगल एड में जाके हर कोर्ट के प्रीमाइसेस में एक लीगल एड का ऑफिस है, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फिल करनी है दैट आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आपको एक एडवोकेट की ज़रूरत है। लीगल एड आपको खुद एक एडवोकेट देगा। तो आपको ये जो फ़ाइट है, अभी एग्जिस्टेंस जो सिचुएशन है, ये लंबी फ़ाइट होती है, आपको ये फ़ाइट लड़नी पड़ेगी। आप हिम्मत से ये फाइट लड़िए। और अगर आप डिप्रेशन में हो या स्ट्रेस्ड आउट हो तो प्लीज़ आप या तो अपनी सोसाइटी आसपास कंसल्ट करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, सुसाइड ऑप्शन नहीं होता, वो भी सिर्फ एक ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर कभी नहीं माना जाता। तो मेरी सभी से ये अपील है कि सुसाइड ना करें, हेल्प मांगिए। और अगर आपको लिटिगेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो लीगल एड का सहारा लीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जो कानून हमारे देश में बने हैं उनकी हमें सख्त ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस कानून का गलत इस्तेमाल करके कुछ भोले भाले लड़कों को फंसाती हैं। हम जब बात करते हैं इक्वालिटी की, समान अधिकार की, तो क्या समान कानून और समान न्याय की उम्मीद पुरुषों को नहीं रखनी चाहिए? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं। अगर नारी लक्ष्मी का रूप है तो नर भी तो नारायण का रूप है। सोचिएगा जरूर। और अतुल अपनी जिंदगी की जंग तो हार गया, लेकिन कानूनी जंग हम उसे हारने नहीं दे सकते। अगर आपको ये वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपके फ्रेंड्स और दोस्तों के बीच इस
वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हम और कई अतुल की जान बचा सकते हैं।